Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और इसको इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसका डर बिल्कुल निकल जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। मुझे एक सवाल हमेशा कंफ्यूज करता है, कैमरा का फ्लैश वो इतनी तेजी से एकदम से इतनी लाइट कैसे दे देता है? गुड क्वेश्चन। या फिर जैसे हॉस्पिटल्स में वो डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं क्लियर बोल के, हाँ। वो इतना पावरफुल शॉक एकदम से कैसे दे पाता है? मतलब हमारे फोन की बैटरी तो इतना फास्ट एनर्जी नहीं दे सकती। एग्जैक्टली यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका जवाब कैपेसिटर में छुपी एनर्जी में है। देखो, बैटरी और कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, पर उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। स्टाइल अलग है? मतलब बैटरी एक मैराथन रनर की तरह है, एनर्जी धीरे धीरे लंबे टाइम तक देती है, और कैपेसिटर वो एक 100 मीटर स्प्रिंटर है। प्रिंटर? अच्छा। हाँ, वो बैटरी से आराम से धीरे धीरे एनर्जी लेता है, उसे स्टोर करता है और फिर गो बोलते ही सारी एनर्जी एक झटके में रिलीज कर देता है। इसलिए हमें इतनी हाई पावर मिलती है। ओह, तो वो एनर्जी पहले स्टोर करता है और फिर सडनली रिलीज करता है। बिल्कुल। चलो अब इसकी गहराई में उतरते हैं कि ये एनर्जी आखिर स्टोर होती कैसे है। ठीक है। सबसे सिंपल भाषा में समझो, एक कैपेसिटर को चार्ज करना बिल्कुल एक खाली साइकिल के टायर में हवा भरने जैसा है। साइकिल के टायर में हवा भरना, ओके। जब टायर बिल्कुल पिचका हुआ होता है तो शुरू में पंप मारना कितना आसान होता है। हाँ, बिल्कुल आसान, पंप एकदम फ्री चलता है। करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे टायर में हवा भरती जाती है, अंदर प्रेशर बढ़ता है। अब और हवा अंदर पुश करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, आखिरी के कुछ पंप्स में तो पूरी जान लग जाती है। बिल्कुल। तो ये जो एक्स्ट्रा काम है, जो एक्स्ट्रा मेहनत तुम कर रहे हो उस प्रेशर के अगेंस्ट, वही मेहनत एनर्जी बनकर उस टायर के अंदर स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर के साथ भी आईवाई होता है। अच्छा, तो शुरू में चार्ज डालना आसान है, पर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, पहले से मौजूद चार्ज नए चार्ज को रिपेल करता है। इसलिए बैटरी को और वर्क करना पड़ता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अब इसको दिमाग में आया इमेजिन करो। मान लो तुम एक गुलेल यानी स्लिंग शॉट को खींच रहे हो। ठीक है। तुम गुलेल के पत्थर को नहीं, उसके रबर बैंड को खींच रहे हो। जितना ज्यादा उसको खींचोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी उसके रबर बैंड के स्ट्रेच में स्टोर हो जाएगी। एनर्जी पत्थर में नहीं है, एनर्जी उस रबर बैंड में है। कैपेसिटर में ये रबर बैंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स के बीच की खाली जगह। ओह, जो वर्क हम करते हैं वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। एक मिनट, एनर्जी खाली जगह में स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब खाली स्पेस में एनर्जी कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि एनर्जी किसी चीज के अंदर होती है, जैसे पत्थर या प्लेट। पर फिजिक्स में फील्ड्स जैसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स वो असल में रियल फिजिकल चीजें हैं। वो स्पेस का एक प्रॉपर्टी है जो एनर्जी स्टोर कर सकता है। अच्छा। तो हाँ, एनर्जी सच में उस खाली जगह में ही स्टोर होती है। ऐमा ही सोचो, धूप से गर्मी आती है, वो एनर्जी भी तो स्पेस से ट्रैवल करके आती है ना। राइट। ये तो एक नया पर्सपेक्टिव है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इस एक्स्ट्रा मेहनत वाली बात को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करता है। ठीक है। एक बार जरा इसकी डेरिवेशन का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ो जो तुम्हारी बुक में दिया है। Okay. To calculate the energy stored, we can consider the process of charging the capacitor. At an intermediate stage, let a charge Q be on the capacitor. The potential difference is V dash equals QC. The work done to transfer an additional small charge dQ is dW equals V dash dQ equals QC dQ. The total work done in charging the capacitor from 0 to Q is W equals integral dW equals integral QC dQ from 0 to Q. ये सब ठीक है, पर ये इंटीग्रेशन का साइन आते ही ना मेरा तो दिमाग घूम जाता है। अचानक से इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? थोड़ा सिंपल में समझा सकते हैं? जरूर। ये इंटीग्रेशन सिर्फ छोटे छोटे वर्क को जोड़ने का एक आलिशान तरीका है। इससे डरना बिल्कुल नहीं है। इमेजिन करो कि तुम ईंटों यानी ब्रिक्स से एक टावर बना रहे हो। Okay, a tower of bricks. पहली ईंट यानी पहला छोटा सा चार्ज DQ, उसको जमीन पर रखने में कितनी मेहनत लगेगी? 0. हाँ, कोई मेहनत नहीं। अब दूसरी ईंट को पहली के ऊपर रखने में थोड़ी मेहनत लगेगी। तीसरी ईंट को और ऊपर उठाना पड़ेगा तो और मेहनत।
100वीं ईंट को सबसे ऊपर रखने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, क्योंकि हर अगली ईंट को ज्यादा हाइट तक उठाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। इंटीग्रेशन यहां बस यही कर रहा है। ये पहली ईंट से लेकर आखिरी ईंट तक हर ईंट को उठाने में की गई मेहनत को बस जोड़ रहा है। यहां ईंट है हमारा छोटा चार्ज dq और हाइट है उस टाइम का पोटेंशियल v। अच्छा, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है और अगला चार्ज लाने में वर्क भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो जब हम dq को 0 से लेकर टोटल चार्ज यानी कैपिटल Q तक इंटीग्रेट करते हैं, यानी सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आता है W is equal to Q²/2C। W is equal to Q²/2C। हाँ, और यही टोटल वर्क कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला है U is equal to Q²/2C। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com। अब ये तो एक रूप है। हम जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है Q is equal to CV। हाँ, Q equals CV। इसको यूज करके हम इस फॉर्मूला के दो और भाई बना सकते हैं। देखो, पहले फॉर्मूला U is equal to Q²/2C में Q की जगह CV डाल दो। ओके, तो CV²/2C। हाँ, जो बन जाएगा C²V²/2C। एक C ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा U is equal to half CV², half CV²। परफेक्ट। ये है दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरे के लिए U is equal to Q²/2C में C की जगह QV रख दो। ठीक है, तो Q²/2 times Q/V। सही। इसमें Q कैंसिल हो जाएगा और V ऊपर चला जाएगा। फॉर्मूला बनेगा U is equal to half QV। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूलाज हो गए। तो तीन फॉर्मूलाज हैं, U is equal to Q²/2C, U is equal to half CV² और U is equal to half QV। पर मेरा सवाल ये है कि जब तीनों एक ही चीज बता रहे हैं, तो तीन अलग-अलग फॉर्मूलाज की जरूरत क्या है? मतलब कब कौन सा यूज करना है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को होता है। चॉइसेस पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट दी गई है। देखो, जब कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो उन पर चार्ज यानी Q सेम रहता है। अच्छा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है? हाँ, तो ऐसे में U is equal to Q²/2C यूज करना सबसे आसान है। और जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज यानी V सेम रहता है, प्रॉब्लम की कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही हो। ये एक बहुत यूजफुल टिप है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मान लो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड्स यानी 2mF है और उसको 100 वोल्ट्स तक चार्ज किया गया है। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? ओके, हमारे पास C 2mF और V 100 वोल्ट्स हैं। तो जैसा आपने बताया V कांस्टेंट है, तो हमें U is equal to half CV² यूज करना चाहिए। परफेक्ट। अब इसमें वैल्यूज डालो। ठीक है, U is equal to 0.5 multiplied by 2 into 10 to the power minus 6 farad। गुड। माइक्रो को कन्वर्ट करना जरूरी है। हाँ, और फिर 100 वोल्ट्स का स्क्वायर, तो 0.5 into 2 हुआ 1 और 100 का स्क्वायर हुआ 10,000 यानी 10⁻⁴। करेक्ट। तो ये हुआ 10⁻⁻6 टाइम्स 10⁻⁴, जो बन जाएगा 10⁻⁻2 यानी 0.01 और यूनिट होगी जूल्स। 0.01 जूल्स। बिल्कुल सिंपल। और याद रखना, ये टॉपिक आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे LC ऑसिलेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए फाउंडेशन है। वहां यही स्टोर्ड एनर्जी आगे काम आएगी। ओके। चलो अब उस गलती की बात करते हैं जो 90% स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में करते हैं। इस टॉपिक का एक साइलेंट किलर है जो ढेर सारे मार्क्स काट सकता है। ऐसा क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा U is equals QV है। आखिर हमने पहले पढ़ा है कि वर्क डन चार्ज टाइम्स पोटेंशियल होता है। हाँ, W equals QV तो पढ़ा है, तो U equals QV गलत क्यों है? ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि वो फॉर्मूला तभी लगता है जब पोटेंशियल V कांस्टेंट हो। मतलब आप एक चार्ज Q को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो जहां पोटेंशियल पहले से ही V है, पर कैपेसिटर चार्जिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या अलग है? यहाँ जब हम चार्ज करना शुरू करते हैं तब पोटेंशियल कितना होता है? 0। राइट, 0। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़कर फाइनल वैल्यू कैपिटल V तक पहुंचता है। पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है। ओह, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो हम V की कौन सी वैल्यू लें? शुरू वाली 0 या आखिरी वाली V? गुड क्वेश्चन। ऐसे केस में जब कोई चीज लीनियरली बदल रही हो हम उसका एवरेज लेते हैं। शुरू में पोटेंशियल था 0, आखिर में हुआ V
तो एवरेज क्या हुआ? 0 + v डिवाइडेड बाय 2 यानी v/2। एग्जैक्टली इसलिए सही फॉर्मूला बनता है एनर्जी इज इक्वल टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पोटेंशियल, यानी U इज इक्वल टू Q टाइम्स V/2, जिसको हम हाफ QV लिखते हैं। अच्छा, अब समझ आया। तो मुझे हमेशा याद रखना है कि एनर्जी Q टाइम्स V नहीं बल्कि Q टाइम्स एवरेज V है, जो V/2 होता है। इसीलिए हर फॉर्मूला में वो हाफ का फैक्टर आता है। ये तो अब कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब इसको हमेशा के लिए याद रखने के कुछ तरीके देखते हैं। पहला निमोनिक फॉर्मूला है हाफ CV² या हाफ C²। ये सुनने में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हाफ mv² या हाफ m² जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, दोनों में हाफ है और दोनों में एक चीज का स्क्वायर है, हाफ m², हाफ c²। एग्जैक्टली दोनों एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, दोनों में स्क्वायर है और दोनों में हाफ है। इससे हाफ CV² हमेशा याद रहेगा। ये अच्छा है। दूसरी चीज, एक लाइन याद कर लो, फील्ड इज फ्यूल। फील्ड इज फ्यूल? इसका मतलब असली एनर्जी कैपेसिटर की मेटल प्लेट्स पर नहीं बल्कि उनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी उस खाली स्पेस में स्टोर होती है। गुलेल वाली एनालॉजी याद है ना? एनर्जी पत्थर में नहीं, उसके खींचे हुए रबर बैंड में थी। राइट, एनर्जी खाली जगह में है। और एक जेस्चर ट्राई करो, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रखो और उन्हें जोर से दबाओ, जैसे एक स्प्रिंग को दबा रहे हो। ठीक है, मैं कर रही हूँ। जितना ज्यादा दबाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही हाथ छोड़ोगे वो रिलीज हो जाएगी। यही कैपेसिटर के साथ होता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दबाता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। वाओ, ये सारे तरीके काफी हेल्पफुल हैं। तो इस पूरी चर्चा को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समराइज करते हैं, जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ओके। नंबर 1, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क किया जाता है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, प्लेट्स में नहीं, फील्ड में। नंबर 2, एनर्जी के 3 मेन फॉर्मूलाज हैं। U इज इक्वल्स टू हाफ CV², U इज इक्वल टू Q² 2C और U इज इक्वल टू हाफ QV। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये इस पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में Q कांस्टेंट है या V कांस्टेंट है। और नंबर 3, फॉर्मूला में हाफ का फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि चार्जिंग के वक्त वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता, वो 0 से V तक बढ़ता है और इसलिए हम वर्क निकालने के लिए एवरेज पोटेंशियल यानी V/2 का इस्तेमाल करते हैं। और एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, अगर एनर्जी प्लेट्स के बीच की खाली जगह में स्टोर होती है तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जैसे कैमरा फ्लैश में, उस खाली जगह का क्या होता है? वो एनर्जी कहाँ जाती है? ये सोचने वाली बात है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। अगली बार तक कीप लर्निंग।